सो LiLH4 के साथ जब रिडक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो 6 मेंबर रिंग है, बस इसमें जहाँ pH है वहाँ तो वही रहेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये अपने आप को OH में कन्वर्ट करेगा। फिर अगर हम लोग H3PO4 के साथ हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, इवन एलिमिनेशन। अगर इवन एलिमिनेशन होगा इसका मतलब जहाँ पे OH ग्रुप है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। OH वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज, फिर फिनाइल शिफ्ट। अगर फिनाइल शिफ्ट होगा तो एक जगह पे pH, दूसरी जगह पे pH और एक पॉजिटिव चार्ज, यहीं से एलिमिनेशन करा के अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो ये बना सकते हैं, माइनर बनाना है तो एक और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये हम लोग का प्रोडक्ट बनना चाहिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास W ऑफ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 नहीं सॉरी I का मोलर मास कैलकुलेट करना है, चलो ठीक है। एंड रिपोर्ट योर आंसर एज N वेयर N इज इक्वल टू W+3, ठीक है, तो निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 11। एक क्या दिया है तुमको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा खोपड़ी खाली है। अरे एक्स कोई अननोन कंपाउंड है, सो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन गया, बता दो कि एक्स क्या होगा। इस बार ये थोड़ी ना पूछे कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है। अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो पूछेगा ऑब्वियस सी बात है रिएजेंट क्या है। पहले स्टेप में PCl5 दे रखा, PCl5 क्या करेगा, OH को हटाएगा और यहाँ पे क्लोरीनेशन, तो पीएच के साथ कार्बन, इसके ऊपर क्लोरीन, NaSH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन। सो प्रोडक्ट में SN2 तो दिया, मतलब पहले तो पीएच के साथ C और SH होगा, फिर उसके बाद हम लोग OH माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। SH वाला पार्ट लिविंग ग्रुप तो अच्छा है नहीं, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो सकते हैं। OH माइनस SH माइनस के साथ कंबाइन करके पीएच के साथ पीएच के साथ C और S माइनस का फॉर्मेशन कराएगा। फिर कोई एक अननोन कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्शन करने पे ये नया पार्ट आ रहा है। अगर नया पार्ट आ रहा है इसका मतलब ऐसा ही कोई एक कंपाउंड रहा होगा, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो पीएच के साथ कार्बन, इसके ऊपर Cl डाल दो या ब्रोमीन डाल दो, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Cl को हटाएगा, तो प्रोडक्ट में पीएच के साथ कार्बन, इसके साथ सल्फर, और उसके बाद जो नया वाला पार्ट है उसके तरफ से एक कार्बन और उसके ऊपर एक पीएच, ये हम लोग का प्रोडक्ट दे रखा है। अननोन रिएजेंट पूछा है, बस वो अननोन रिएजेंट वाला पार्ट, नंबर ऑफ टाइम्स SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो पहले वाले केस में SN2 रिएक्शन होगा 1, दूसरे वाले केस में SN2 रिएक्शन होगा 2, तीसरे में एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, और X वाले पार्ट में SN2 रिएक्शन होगा 3। 4 कैसे हो सकता है? 4 नहीं होगा, 3 4 ऐसे ही आंसर गलत बोल देता है। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 13। तुम तो गधा है ही। क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद गिव्स 5। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत पहले का कराया हुआ यार, ये तो जीओसी में कराया हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड केवल नहीं, जहां जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसमें तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल, ये नहीं बनेगा। दूसरे वाले केस में कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल एरोमेटिक है, ये बनेगा ही बनेगा। तीसरे वाले केस में कार्बोकेटायन एरोमेटिक है, ये भी बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद चौथे वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, ये नहीं बनेगा। क्या उसके बाद वाले केस में क्लोरीन हटेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। उसके आगे वाले केस में भी क्लोरीन अगर हटेगा, पॉजिटिव चार्ज को 2 रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 आंसर होगा। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? Which is the strongest nucleophilic site in the following species? So हाँ वही होगा। ये आंसर दिख रहा है 4th नंबर, कि नेगेटिव चार्ज 2 जगह माइनस एम में जा रहा, नेगेटिव चार्ज 1 जगह माइनस एम में जा रहा, नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले में नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन के ऊपर है, बट स्टिल sp2 से तो कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी बाकी जगह पे है, इसलिए 4th आंसर होगा। और कोई डाउट?
When trans 2-butene reacts with Br to X number of products are formed. X नंबर तो बोलने का कोई सेंस ही नहीं, फिर तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है स्टीरियोइसोमर काउंट करने बोला है. Whereas when trans 2-butene reacts with HBr, Y number of products are formed. Report your answer at YX. ठीक है. तो अगर हम लोग ट्रांस का रिएक्शन कराते हैं, ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो कंपाउंड बनेगा. इसका मतलब पहले वाले पार्ट में हम लोगों को और ब्यूटीन दे रखा, मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन दे रखा. सो ट्रांस टू ब्यूटीन में अगर हम लोग एंटी एडिशन कराएंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा. फिर बोला है व्हेन ट्रांस टू ब्यूटीन रिएक्ट्स विद HBr, अगर ट्रांस टू ब्यूटीन का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, सो HBr वाले पार्ट में हम लोगों के पास किसी एक जगह पे ब्रोमीन आएगा, मतलब एक कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है. अगर एक कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो 2 आंसर आएगा. सो अपना आंसर हो जाना चाहिए 12. हाँ 21. और कोई डाउट? 20. An alcohol A 0.22 gram of this alcohol liberates 56 ml of CH4 at STP on reaction with CH3 MgBr. Write the molecular weight of the alcohol to satisfy this condition. बनने लायक सवाल है. एक कोई अल्कोहल है, अल्कोहल वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग CH3 MgBr के साथ कराते हैं, ये हम लोग जेरेविथ-नॉफ मेथड में पढ़े थे, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH4 का फॉर्मेशन होगा और कुछ एक्स्ट्रा आयंस का फॉर्मेशन होगा. तो ऐसा बोला कि अगर हम लोग 0.22 ग्राम ऑफ अल्कोहल लेके चलते हैं, 0.22 ग्राम ऑफ अल्कोहल, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में 56 ml ऑफ CH4 लिबरेट हो रहा है STP कंडीशन पे. 56 ml का मतलब हो गया, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो 56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर कंसिडर कर सकता है. सो 56 से ये डिवाइड हुआ क्या आ जाता है, चलो ठीक है. सो 224 इसका मतलब 10⁻⁻1 कर लेते हैं. अपने कैलकुलेशन में 4 टाइम्स कैंसल आउट हुआ डेसिमल हटने के बाद, बाकी बचेगा यहाँ पे 10⁻². सो नंबर ऑफ मोल्स 0.01 आ जा रहा है. सो दूसरे वाले केस में हम लोगों का सॉरी ठीक है 1/4 मतलब 0.25. So 2.5 0.0025. ठीक है. फिर बोला है ठीक है, अल्कोहल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, मतलब हम लोग सिंगल OH ग्रुप लेकर के चलेंगे, नहीं तो डायोल वगैरह भी हो सकता था, लेकिन कोई कमेंट नहीं किया, मतलब सिंगल अल्कोहल लेके चलेंगे. सो हम लोगों का एक अल्कोहल में एक ही H+ है. अगर एक H+ है इसका मतलब एक H+ एक CH3 के साथ कंबाइन करके एक ही CH4 बनाएगा, मतलब इसका एक मोल CH4 के भी एक मोल का फॉर्मेशन करेगा. तो अगर CH4 के 0.0025 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स यही होना चाहिए, 0.22 डिवाइडेड बाय मोलर मास मस्ट इक्वल टू 0.0025, या फिर ऐसा ही कर लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ तो अपने कैलकुलेशन में वाला पार्ट कैलकुलेट करना है. 2.2 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ क्या कट दे. थोड़ा सा डिफरेंस दिख नहीं रहा. ऊपर अगर 225 होता 2.25 होता और नीचे 250 होता तो आराम से 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो अपने कैलकुलेशन में 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वैल्यू. 9 इंटू 10⁻², मतलब 9 भी नहीं हो रहा, हम लोग ऊपर 2.25 ले रहे हैं ना, 22 कर लेते हैं. हाँ ठीक है 9 ही रहेगा. 9 इंटू 10⁻² से 10⁻², मतलब 900 आंसर आ रहा है. शायद ऐसा ही कुछ आ रहा है. अच्छा तो ठीक है, हम शायद कैलकुलेशन कुछ एरर कर रहे होंगे, देख लेते हैं. 0.22 मतलब हो गया 2.2 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन में -2 कैंसिल आउट होगा. हाँ ठीक है. सो यहाँ से डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक और 10⁻1 का फैक्टर आएगा, मतलब -1 बचेगा. 22/25 मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 आंसर आ रहा है. 88 अगर आंसर है तो ठीक है 90 आंसर आएगा. और कोई डाउट? जल्दी बोलो. क्वेश्चन नंबर समझ आया? क्वेश्चन 24 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28.
Find the molecular weight of a sweet smelling compound which can react with LH to give स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एक ही होता है ईस्टर, वही सब ईस्टर ले लो, जो भी ईस्टर हो केवल इथेनॉल बना रहा है, केवल इथेनॉल बनाना है। ऐसा हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन में क्वेश्चन किए थे। हम लोगों को LiLH4 के साथ रिएक्शन करने पे दो तरफ से अल्कोहल मिल रहा है, इधर से भी अल्कोहल मिलता है और इधर से भी अल्कोहल मिलता है। और हम लोग अगर एक तरफ से अल्कोहल बनाएंगे तो ऐसा R के साथ CH2OH और दूसरा R' के साथ OH बनेगा, लेकिन केवल इथेनॉल ही होना चाहिए। तो इसका मतलब R' वाला पार्ट C2H5OH हो गया, कोई चॉइस नहीं है, और दूसरे साइड से भी C2H5OH होना चाहिए। इसका मतलब R का मतलब एक ही कार्बन है, बाकी CH2OH हो गया। अब सवाल ये है कि ईस्टर कौन सा आएगा, तो अब इससे बात इससे जब ईस्टर वाले पार्ट में जा रहे होंगे तो R का मतलब एक कार्बन मिल गया, तो यहाँ पे एक CH3 कंसिडर कर लो, R' का मतलब दो कार्बन हो गया, यहाँ पे C2H5 कंसिडर कर लो, ये ईस्टर निकल के आ गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। फैन को करते हैं कोई एक सा, हाँ बोलो। ये 29 इसमें मतलब एक सेकंड समझ आया क्वेश्चन नंबर 28? हाँ 29 में बोलो। पहले वाला रिंग ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन अपने नोट्स कॉपी में किया हुआ है। जिस रिंग में प्लस एम वाला इफेक्ट अटैच्ड है, ये रिंग ज्यादा रिएक्टिव है, हमेशा इस रिंग में अटैचमेंट होगा, 5 वाले में तो होगा भी नहीं। और ऐसा अपने नोट्स कॉपी में है भाई क्वेश्चन, एक जगह पे 5 है, लेकिन इसका ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग इस वाले रिंग में माइनस एम इफेक्ट प्रेजेंट है, इस वाले रिंग में प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इमीडिएट जो रिंग है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, दूसरे वाले का रिएक्टिविटी कम होगा। ऑल्दो दोनों रिंग कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में आगे भी जाने की कोशिश करेगा। और प्लस एक और भी चीज है कि इस ग्रुप के मेटा पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग 5th नंबर वाले पार्ट पे, वहां पे भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन मेजर हमेशा 3 नंबर पे आएगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव रिंग की तरफ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के अलावा क्वेश्चन नंबर 31, when ortho dibromobenzene is subjected to ortho dibromobenzene, अच्छा दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन ब्रोमीन दे रखा, subjected to mononitration x number of products are formed when meta dibromobenzene is subjected to mononitration y brom, ठीक है। तो अगर ऑर्थो पे है तो कितना मोनोनाइट्रेशन हो सकता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है तो ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा ये दोनों भी सेम है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब दो ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, आइदर यहाँ कंसिडर कर लो या फिर यहाँ कंसिडर कर लो, एक ये पॉसिबिलिटी। और अगर मेटा पोजीशन पे चलते हैं, मेटा डाइब्रोमो, तब इस केस में यूनिक पोजीशन की अगर बात करें तो एक ये यूनिक पोजीशन है, फिर एक ये यूनिक पोजीशन है, और ये दोनों कार्बन सेम टाइप का है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो किसी एक जगह को यूनिक पोजीशन ले लो, तो टोटल यहाँ 3, पहले वाले केस में 2, ऐसा 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। रिपोर्ट योर आंसर एज XY, मतलब 23 आंसर। आइसोमेरिज्म का सवाल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का सवाल नहीं है। और कोई डाउट 31 के अलावा? कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का हुआ क्या छूट गया था? कॉम्प्रिहेंशन 5, हाँ भाई बताओ क्या तकलीफ है, कोई डाउट? क्या बोला हमको समझ नहीं आया, पहला डाउट पहला का ये हो गया ऐसा हो गया, लेकिन बन गया, बन भी गया, आंसर भी नहीं आया, कि पता नहीं क्या क्या बोल दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज, सब कुछ घुमा फिरा कर तो पहला ही होगा, हाइड्रोकार्बन एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 दे रखा, C4H6 का मतलब है अल्काइन का फॉर्मेशन या फिर डाई एल्कीन दे रखा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 दिख रहा, तो इधर पाई बॉन्ड में अल्काइन हो सकता है, नहीं तो डबल अल्कीन हो सकता है। प्रोड्यूसेस एन एल्डिहाइड Y थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड अ कीटोन Z थ्रू ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
अच्छा, सो अगर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब डबल अल्कीन तो नहीं होगा, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ये आंसर ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, तो ये आंसर भी रिजेक्ट हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे तो यहाँ से किसी भी तरीके से एल्डिहाइड नहीं बन सकता, दोनों में से कहीं से। जबकि बी वाले केस में एक तरफ से कीटोन बन सकता है और दूसरी तरफ से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनेगा, ये मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा। और अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ पे बन सकते हैं वहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्वियसली बात है बी आंसर होगा आंसर। फिर बोला इसमें एक्स वाई एंड जेड आर फंक्शनल आइसोमर, ऑब्वियसली बात है एल्डिहाइड और कीटोन तो फंक्शनल आइसोमर रहेगा ही। एक्स गिव्स पी व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस HOCl एंड Q व्हेन ट्रीटेड विद HCl। अगर X का रिएक्शन HOCl के साथ कराएंगे और HCl के साथ कराएंगे तो HCl में तो ये बनेगा, मतलब Q वाला पार्ट तो समझ में आ गया, Q वाला पार्ट ये निकल के आना चाहिए। और अगर HOCl लेके चलते हैं तो HOCl वाले पार्ट में बाहर वाले कार्बन पे Cl अटैच होगा, अंदर वाले पे 2 OH ग्रुप अटैच होगा, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। बस ये आंसर है। और कोई डाउट? बस इतना ही रिएक्शन में कितना, तो अब तो पूरा बना सकते रिएक्शन में कितना। क्या अगले हफ्ते? क्या